नमस्कार। स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दक्कन का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, समुद्र तटीय मैदान। ये सब पढ़ने के बाद में भारत के भौतिक रीजनों में एक टॉपिक हमारा शेष रह गया था, थार डेजर्ट। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं थार डेजर्ट। जैसा कि ज्योग्राफी में है कि जैसे ही नाम आए थार डेजर्ट तो फोटो हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप यहाँ फोटो देख सकते हो डेजर्ट का। ये ऊँट की सवारी करते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे सैलानी, और ये बालू के टिब्बे। तो दिमाग में जैसे ही थार डेजर्ट आए तो ये फोटो दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ बहुत सारी बालू मिट्टी होगी, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले होंगे और ये डेजर्ट होगा। अब देखते हैं ये डेजर्ट कहाँ कहाँ फैला है इंडिया में। तो भारत देश की अगर लोकेशन देखें तो थार डेजर्ट भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया वाले में, ये लिखा है यहाँ पे देखो मैप में डेजर्ट, ये उत्तर पश्चिमी वाला एरिया राजस्थान का, यानी मोस्ट ऑफ राजस्थान इसमें आता है, और थोड़ा ऊपर वाला पंजाब का हिस्सा, जो नीचे का पंजाब का दक्षिणी हिस्सा है वो हिस्सा इसमें आता है, और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में। यानी अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ता है। और इसकी सीमाओं के बारे में बात करें तो उत्तर में पंजाब का जो मैदान है वो आता है, फिर पश्चिम में इसके पूर्व में अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में कच्छ का रण, ये जो कच्छ का रण है यहाँ पे, ये कच्छ का रण आता है। उसके बाद में पूर्व में सिंधु का मैदान, ये पश्चिम में सिंधु का मैदान आ जाता है, पूर्व में अरावली, इधर पंजाब का मैदान, इधर कच्छ का रण। ये इसका चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हो गई। उसके बाद में इसका जो फैलाव है वो लगभग 95% इंडिया में है और 5% इसका ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इंडिया में भी मोस्ट ऑफ राजस्थान में, राजस्थान के लगभग 12 जिले जो है इस थार रेगिस्तान का हिस्सा है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, नागौर का हिस्सा, फिर उसके बाद में सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, फड़ौदी, ये इधर यहाँ का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा जो है थार डेजर्ट में आता है। थार डेजर्ट जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि थार डेजर्ट का नाम थार पड़ा पाकिस्तान के एक प्रांत थार पाकर के नाम पे। थार पाकर यहाँ पाकिस्तान में एक प्रांत है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और कई मत ये बोलते हैं कि थार का मतलब होता है थल, यानी थार की उत्पत्ति, थार शब्द की उत्पत्ति थल से हुई, और थल का मतलब है रेत का टीला। तो ये रेत का टीला ही है, तो इस प्रकार इसके नाम की उत्पत्ति हुई। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये गर्म हो जाता है तो हिंद महासागर की आर्द्र हवाओं को अपनी ओर खींचता है और भारत में बारिश होती है। तो ये इसका भी इम्पोर्टेंट स्थान है बारिश में। यहाँ पे बारिश लगभग 15 सेंटीमीटर से कम ही होती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं होती। और यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में कंटीले, बबूल, ये कंटीली वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और प्रमुख जीव जंतुओं में ऊँट का प्रमुख स्थान है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ऊँट दिखाया गया है। ये चलने में इसको आसानी रहती है, मिट्टी की टीलों में पैर इसके गद्देदार रहते हैं। और बाकी जीव जंतु में भेड़, बकरी, ये सब पाले जाते हैं जो कि कंटीली झाड़ियों को खाते हैं। पहले ये बंजर हुआ करता था,
लेकिन अब इसकी उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी नहर निकाल दी गई है, जो लगभग इसमें 649 यानी 649 किलोमीटर लगभग इसमें ये इंदिरा गांधी नहर ला दी गई है। इसकी प्रमुख नदी देखें तो लूनी नदी इसकी प्रमुख नदी है। यहाँ पे ये अरावली का जो अजमेर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। जैसलमेर जो यहाँ पे जो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे एक नेशनल डेजर्ट पार्क है जहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स भी पाए गए हैं। बहुत सारे पुराने जीव जंतुओं के फॉसिल्स यहाँ पाए गए हैं। पुराना जीवाश्म पार्क है, ये जीवाश्म पार्क इसको बोलते हैं। और यहाँ जो मिट्टी के टीले जो पाए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी के टीले हवाओं के साथ में आके और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बालिका स्तूप जैसी बहुत सारी बालू स्तूप जिस संरचना बनती है, बरखान बोला जाता है उनको। और यहाँ जो है दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में मिट्टी ठंडी हो जाती है। यानी मिट्टी की विशेषता होती है कि जैसे जैसे इसको गर्मी मिले जल्दी से गर्म हो जाती है और जैसे ही शाम होगी ये ठंडी होना शुरू हो जाती है। यानी शाम को 5-6 बजे बाद में ये मिट्टी ठंडी हो जाती है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यहाँ की भारत में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ चूरू में नोट किया जाता है। चूरू में 51 से यानी 50 से वो यहाँ टेम्परेचर चूरू में रहता है। सबसे गर्म स्थान है यहाँ पे चूरू में ताल छापर एक अभ्यारण्य भी है जहाँ काले मृग पाए जाते हैं। काले मृग वाला अभ्यारण्य है। राजस्थान के अलावा इस डेजर्ट का विस्तार कुछ पंजाब में है, कुछ हरियाणा में और कुछ गुजरात में भी है। ये थार डेजर्ट जो है यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार भी हमें मिले हैं। बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और कुछ भंडारों की खोज यहाँ पे अभी भी जारी है। अरावली जो है इसका विस्तार, इसके पूर्वी विस्तार को रोक देती है। यानी ये अगर अरावली ना होती तो ये डेजर्ट और आगे तक फैल जाता। अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इंदिरा गांधी नहर इधर से पास कर दी गई है, इसके लगभग काफ़ी जिलों में इधर से नहर बना के इनको पानी से पूरित कर दिया गया और ये जो डेजर्ट दिखने वाला भाग अब हरा भरा दिखाई देता है। कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें अभी भी मिट्टी के दौरे सब पाए जाते हैं। अगर कभी घूमने का काम पड़े तो जैसलमेर के दौरों में घूमने का आनंद लीजिए और जैसलमेर फोर्ट देखिए। तो ये था थार डेजर्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, जो इसी टॉपिक के साथ में हमारा भारत के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक खत्म हो जाता है और हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो भारत है हमारा, उसकी समुद्री सीमा कहाँ तक है। और जैसे हमने इसकी कोस्ट लाइन देखी, फिर इसकी स्थलीय सीमा को देखा, तो समुद्री सीमा यानी हर एक देश समुद्र में कितना अधिकार रखता है उसको हम देखेंगे। तो इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निचले वाला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, जिसको हम आप ये मैप में देख सकते हैं, ये बना है। तो ये क्या है, सीधा लाइन नहीं होकर ये कटा फटा है, ऐसा है जैसा ये दिखाया ना कोस्ट ऐसे। तो ये सब कोस्ट को इस कोस्ट के अंदर में पानी भरा रहता है। जैसे इसके अंदर पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो ये सब कोस्ट को मिला के एक सीधी लाइन खींच दी जाती है। जैसा कि हमने ऐसे खींच दिया, एक लाइन खींच दी।
इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन के अंदर और जो एरिया हमारा जल से भरा हुआ है उसको हम आंतरिक जल क्षेत्र बोलते हैं। और जो बड़ा भाग यहाँ आपको दिख रहा है ये कोस्ट है, किनारा, यानी ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट, ये कोस्ट, ये कोस्ट, इसके अंदर का क्षेत्र जो है वो आंतरिक जल क्षेत्र रहेगा। और यहाँ से मिला के एक रेखा खींच दी जाएगी, इसको आधार रेखा कहते हैं या बेस लाइन कहते हैं। अब ये बेस लाइन से समुद्र में भारत देश का कितना अधिकार है, ये सब डिसाइड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संधि हुई जिसका नाम था अनक्लोज। ये 1982 में हुई। इस अनक्लोज की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। ये 1982 में हुई थी। और प्रत्येक देश का अधिकार तट तक नहीं होकर समुद्र में भी रहता है। इस और वह वहाँ समुद्रों में उपस्थित संसाधनों का दोहन करने के लिए समुद्रों में अपनी सीमा बनाता है। तो इसी को डिसाइड करने के लिए एक संधि बनाई गई और इस संधि के तहत 3 प्रकार के क्षेत्र जो है डिसाइड किए गए। तो पहला क्षेत्र जो है वो पड़ता है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, यानी ये जो है यहाँ से हम लोग एक क्षेत्र रहता है टेरिटोरियल सी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 समुद्री मील, यानी यहाँ से 12 समुद्री मील इस तरफ हम जाएंगे तब तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। यहाँ तक के क्षेत्र पे 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र पे उस देश का संपूर्ण अधिकार रहेगा जितना कि थल पे है। 1 नॉटिकल मील यानी समुद्र का 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। ये जो अधिकार थल के बराबर का अधिकार है, उसके आगे का जो है क्षेत्र उसको कंटिजियस जोन बोलते हैं। ये कंटिजियस जोन 24 नॉटिकल मील होता है। इस 24 नॉटिकल मील में उस देश का साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार है। यानी अगर कोई जहाज इस यहाँ से 24 नॉटिकल मील की दूरी पे बाहर रहता है तो उस जहाज से सीमा शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता, यानी उसके अंदर आने से ही सीमा शुल्क वसूल किया जाएगा। और वित्तीय अधिकार भी है, पैसे का लेन देन का अधिकार भी यहाँ रहेगा। यहाँ साफ सफाई का अधिकार भी, साफ सफाई भी कर सकता है। तीसरा क्षेत्र पड़ता है जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, जिसे EEZ कहते हैं। EEZ का फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस 200 नॉटिकल मील यानी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में वो देश संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी पेट्रोलियम और कोयला, खनिज, ये सब निकाल सकता है। नए द्वीप का सर्जन कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, यानी किसी भी चीज का परीक्षण करने के लिए वो उस दूरी तक के एरिया को काम में ले सकता है। तो ये 3 जो क्षेत्र थे, ये तीनों क्षेत्र अलग अलग हो गए। पहला क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र, दूसरा कंटिजियस क्षेत्र, तीसरा EEZ क्षेत्र। इस प्रकार ये भारत की तीनों समुद्री सीमा थी। और 200 नॉटिकल मील जैसे ही कोई भी देश अपने आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील आगे जाएगा तो उस नॉटिकल मील से आगे के एरिया को खुला समुद्र कहते हैं। खुला समुद्र यानी ऐसा क्षेत्र जहां आसपास के सभी देशों का सामूहिक
रूप से उनका अधिकार रहता है। ये था भारत का मेरीटाइम बॉर्डर, यानी कितनी कितनी दूर तक कौन कौन सा एरिया जो है भारत का पड़ता है। अभी आप यहाँ भारत के मैप में देख सकते हैं, ये भारत का कोस्ट है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये श्रीलंका आ गया बीच में, तो क्या यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक अधिकार रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी इन दोनों देशों ने आपसी सहमति करके ये बीच के पार्ट को शॉर्ट करके अपना आधा आधा हिस्सा ले लिया है, और यहाँ से 200 नॉटिकल मील इधर श्रीलंका का अधिकार रहेगा और इधर से इंडिया का। तो ये जो एरिया है, जो जहाँ पे अभी यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से यहाँ 200 नॉटिकल मील इधर इंडिया का हिस्सा रहेगा। यहाँ अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, तो भारत का यहाँ 200 नॉटिकल मील तक रहेगा। परंतु अगर म्यांमार की सीमा टच करती है तो दोनों देश आपस में संधि करके और एरिया को डिवाइड कर लेंगे। तो ये था भारत का समुद्र में अधिकार, यानी कितनी दूर तक समुद्री अधिकार भारत का रहता है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया रॉक्स। यूं तो हम चट्टानें पढ़ते हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायंत्री चट्टानें, लेकिन वो चट्टानों के टाइप होते हैं, वो एक प्रकार होते हैं कि ये चट्टान की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, वो होता है। और ये निर्माण की अवस्था के अकॉर्डिंग चट्टानों का प्रकार है जो भारत में पाई जाने वाली रॉक्स है। इन रॉक्स में ये 6 प्रकार की रॉक्स है। सबसे पुरानी रॉक्स है आर्कियन क्रम की चट्टान, यानी आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तीसरी है कोडप्पा क्रम की चट्टान। अब ये मैप में देख सकते हैं 5 टाइप की चट्टानें आपको दिखाई गई है। चौथे नंबर की है विंध्यन क्रम की चट्टान, और 5वीं गोंडवाना चट्टान। अब यहाँ एक चीज और समझ लो, ट्रैप क्या होता है। ट्रैप, यहाँ पे दक्कन ट्रैप क्यों लिखा गया? ट्रैप एक समझने वाली है कि जब धरती के गर्भ से मैग्मा निकल के बाहर ठंडा होता है, तो वो कंटिन्यू एक परतों के रूप में ठंडा होता रहता है, और वो परतों के जमा होने से जो परतें बन जाती है, उन परतों को हम ट्रैप बोलते हैं। तो ये जो दक्कन वाला एरिया है, ये यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण, ये जो लावा के ठंडे होने के कारण इसका निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। यहाँ बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, और इनके अपरदन होने से यहाँ काली मिट्टी का प्रसार सबसे अधिक है। तो ये 6 टाइप की चट्टानें के बारे में हमने देखा। इनमें जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, वो धरती पे सबसे पहले बनी, यानी जब धरती गर्म थी और जब धीरे ठंडी होने लगी, तो ये इन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ। वो चट्टानों का निर्माण क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम, यहाँ कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है, उस धारवाड़ जिले के नाम पे इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टानें रखा गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ जैसे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये राजस्थान का एरिया है और ये कर्नाटक। तो ये राजस्थान और कर्नाटक में पाई जाती है, और ये कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती है, धारवाड़ जिला, बेलाडी जिला और शिवमोगा जिला। धारवाड़ चट्टानों को सबसे समृद्ध यानी खनिज तत्वों से परिपूर्ण चट्टानें माना जाता है, और इन चट्टानों में सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोलार और हट्टी की 2 खाने, सोने की खाने, कोलार और हट्टी खाने। ये जो 2 गोला देख रहे हो, इन्हीं को दर्शाने के लिए बनाया गया है। कोलार और हट्टी की या सोने की खाने यहाँ पाई जाती है कर्नाटका में, और ये धारवाड़ चट्टानें जो राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद में अगली चट्टान है कोडप्पा चट्टान, या ये आंध्रा में एक कोडप्पा जिला पड़ता है, उसी जिले के नाम पे इस चट्टानों का नाम कोडप्पा रॉक्स रखा गया, और ये आंध्रा के अंतर्गत आती है। इन कोडप्पा चट्टानों के ऊपर की तरफ विंध्यन रॉक्स पाई जाती है, जहाँ पे हीरे की खान, जो गोलकुंडा की खानी जो है,
वो यहाँ पे पाई जाती है। गोलकुंडा की खान जिसको बोलते हैं हम, ये जहाँ हीरा निकलता है गोलकुंडा खाने। और उसके बाद में नेक्स्ट आती है विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक्स विंध्यन पर्वत श्रेणी में आती है। यहाँ पन्ने की खाने जो है हीरा के लिए फेमस है। और विंध्यन पर्वत श्रृंखला से जो इमारती पत्थर वो काम में लिया जाता है, यानी वहाँ इमारती पत्थर बहुत ज़्यादा काम में आता है। इनमें संगमरमर भी पाया जाता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ऐसे इमारती निर्माण के काम में आने वाले रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। नंबर 5 है गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स आप देख सकते हैं, ये झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का एरिया, जहाँ पे ये रॉक्स जो है ये छोटा नागपुर पठार, गोदावरी नदी बेसिन, महानदी बेसिन और दामोदर बेसिन में ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन चट्टानों में कोयला ज़्यादातर पाया जाता है और कोयले में भी 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। प्रमुख कोयला क्षेत्र में देखें तो सिंगरेणी कोयला क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोदावरी नदी घाटी में, तलचर कोयला क्षेत्र जो उड़ीसा में पड़ता है महानदी घाटी में, और झरिया, जैसा कि नाम से झरिया झारखंड, यहाँ पे झरिया की खाने ये दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तो ये दामोदर नदी घाटी में भी ये कोयला क्षेत्र पाया जाता है। सबसे लास्ट वाला है दक्कन ट्रेप। तो दक्कन ट्रेप ये महाराष्ट्र तथा आसपास का क्षेत्र दक्कन का पठार कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा आ गया, ये दक्कन ट्रेप कहलाता है। जब ये भारतीय भूखंड अफ्रीका से टूट के अलग हुआ तो ये दरारी उद्भेदन के कारण यह लावा बाहर आया और ये ट्रेप का निर्माण हुआ। ये बेसाल्ट की चट्टानें कहलाती हैं। लावा से निर्मित चट्टानें हम देखते हैं 2 प्रकार की होती हैं। जब मैग्मा धरती से बाहर निकलता है, भूगर्भ से बाहर निकलता है, तो कुछ मैग्मा धरती के अंदर ही जो सलवटें होती है उन्हीं में जम के ठंडा हो जाता है, कुछ बाहर आके जमा होता है। तो जो अंदर जमा हो जाता है उसको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। बाहर वाली चट्टानों को यानी ग्रेनाइट चट्टानें देती है अंदर की, और बाहर वाली चट्टानें बेसाल्ट चट्टान देती है, यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही चट्टानें लावा से निर्मित हैं। तो अंदर की चट्टानों को ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं। बाहर वाली चट्टानें जैसे कि दक्कन ट्रेप की चट्टानें, इनको हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में टूटने फूटने से, इरोजन होने से यहाँ काली मिट्टी का निर्माण हो गया है। यहाँ कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इसको ये काली मिट्टी है, इसको रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः उपजाऊ की मिट्टी भी कहते हैं। और ये सब चट्टानें 6 चट्टानें, इनको याद करने का एक शॉर्ट सूत्र जैसा बना के रखा है, जिसका सूत्र है आधा कुआ गोदा, आ से आर्कियन, दा से धारवाड़, कु से कुड़प्पा, वा से विंध्यन, गो से गोंडवाना और दा से दक्कन ट्रेप। यानी अगर चट्टान हमें निकालनी है तो आधा कुआ खोदना पड़ेगा। तो आधा कुआ गोदा ये इसका एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। वैसे सब लोग अपना ट्रिक बनाते हैं, मैं भी अपना ट्रिक बनाता हूँ। तो ये था थारका मरुस्थल, इंडियन रॉक्स, भारत की समुद्री सीमा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि थारका मरुस्थल, उसकी विशेषताएं, उसका क्षेत्रफल, उसकी सीमाएं, और उसके बाद में भारत का समुद्री विस्तार, कितनी कितनी दूर तक क्या क्या अधिकार है भारत का, और जो भारत में जो चट्टानें पाई जाती है, किस किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, उनका वर्गीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अच्छा सीखने को मिल रहा है। जहाँ कोई कमी है तो कमेंट जरूर करके कमी को बताइए कि आपने यहाँ गलती किया है।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी नोटिफिकेशन आइकन को देखते रहिए कि आपको नोटिफिकेशन मिला या नहीं मिला। नेक्स्ट वीडियो मैं जैसे जैसे बनाता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।